कैसे हो आप सब? पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप नीट के लिए पूरी तरीके से फोकस्ड हो गए होंगे। तो एक छोटी सी चीज़ है, पता सवाल कभी कभी इससे आ जाता है कि मियोसिस है, आपको अमाउंट ऑफ डीएनए बताना है, प्लॉइडी बताना है, किस फेज़ में कैसा रहेगा। अब देखो थोड़ी सी एक बेसिक सी बात से अपन स्टार्ट करेंगे कि जो भी मियोसिस होता है, अपन सब जानते हैं मियोसिस कैसा है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला मियोसिस वन, दूसरा कौन सा है मियोसिस टू। मियोसिस वन रिडक्शनल होता है, फिर इक्वेशनल रिडक्शनल। यहाँ पे क्रोमोसोम को अपन क्या कर देंगे, आधे, और मियोसिस टू में उसकी इक्वेशन को क्या करना है, मेंटेन। मतलब अपन कहते भी क्या है कि मियोसिस टू किसका रेप्लिका होता है, जैसा माइटोसिस जैसा। मतलब मियोसिस टू कैसे चलेगा, माइटोसिस के जैसा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये रिडक्शन डिवीजन है। अब वो सवाल पूछ देता है कि अमाउंट ऑफ डीएनए बताओ इस फेज़ में या फिर डॉटर सेल्स में कितना आएगा। तो बस तुम तो इतना याद रखो, अगर आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो 2n के साथ, तो मियोसिस वन के बाद वो n दिखेगा और मियोसिस टू में क्या मेंटेन रहेगा, n, क्योंकि इक्वेशन को क्या करना है बच्चे, मेंटेन। अब ध्यान सुनना, ये मैंने लिखा क्या है, ये मैं चाहूँगा कि आप ये एज इट इज़ लिख भी लें और इसको लास्ट तक एक बार देखते रहें, ताकि अगर सवाल आए तो इतना दिमाग ना लगाना पड़े बनाने का। चलिए, जीवन फेज़ है, अपन दो चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहला कौन, डीएनए, और दूसरा अपन क्या बात करेंगे, क्रोमोसोम। देखो दो चीज़ें हैं, डीएनए और क्रोमोसोम। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके पास डीएनए है 2C कंटेंट डीएनए है। अगर मान लो उसने कंटेंट लिख दी तो मैंने बोलिया 60 पिकोग्राम। कितना पिकोग्राम बच्चे, 60 पिकोग्राम। और अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की मैं बात करूँ तो मान लीजिए 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और 10 क्रोमोसोम है टोटल, ठीक है। अब एस फेज़ में जैसे ही आप जाओगे, क्या वो 2C से 4C हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 4C मतलब 60 से कितना हो जाएगा, 120 पिकोग्राम। अरे कभी कभी सवाल पिकोग्राम में दे देता है, इसलिए कह रहा हूँ। फिर क्या 2n 10 क्रोमोसोम आपके पास रहेंगे? हाँ बिल्कुल रहेंगे। अब अगर अच्छा G2 में बता सकते हो क्या? हाँ G2 में भी बता दो सर। G2 में कितना रहेगा, 4C 120 पिकोग्राम। और फिर यहाँ पे आपके पास क्रोमोसोम 2n इक्वल टू 10, हाँ बिल्कुल रहेंगे। डिप्लॉयड एनिमल रहेगा। फिर जैसे ही अपन जाएंगे प्रोफेज वन में, प्रोफेज वन में भी 4C 120 पिकोग्राम, सेम डिटोस चलेगा ना, 2n और 10। अब मेटाफेज वन में जब जाएंगे, मेटाफेज वन क्या याद है तुम्हें, मेटाफेज वन में डबल मेटाफिजिक प्लेट बनती थी। खैर ये सब तो रिवीजन की बात अलग है, आपने पढ़ रखा होगा। 4C 120 पिकोग्राम डीएनए और आपके पास 2n और 10 क्रोमोसोम रहेंगे। अब बात आती है एनाफेज वन में, ध्यान सुनना। एनाफेज वन में 4C कंटेंट डीएनए रहेगा, बिल्कुल रहेगा। 120 पिकोग्राम डीएनए, हाँ रहेगा। और सेल कैसी रहेगी, डिप्लॉइड और 10 क्रोमोसोम के साथ। और अगर आपसे कोई ऐसा रीज़न पूछा, जैसे मान लीजिए असर्शन रीज़न आ गया, उसने रीज़न ऐसा बोल दिया कि एनाफेज वन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्चुअल रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग मियोसिस वन, तो हाँ बिल्कुल सही मानना। अगर बोले कि एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि आपने सुन रखा है एनाफेज वन में कौन वो सेग्रीगेट होते थे, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर। याद है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर सेग्रीगेट्स, होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट्स, हाँ जी बिल्कुल सेग्रीगेट होते थे। मेटाफेज वन में डबल मेटाफेजिक प्लेट दिख गई, एनाफेज वन में आपने उन्हें सेग्रीगेट करा दिया। अब बात आई टीलोफेज वन की, तो ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने दो तीन बातें अच्छी अच्छी करी, तो ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे ही मैं टीलोफेज वन की बात करूँगा, टीलोफेज वन मतलब आपके पास सेल एक है, हाँ बिल्कुल, और एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस तैयार हो चुके हैं। और मैंने अभी आपसे बोला था मियोसिस वन कैसी होती है, रिडक्शनल या फिर इक्वेशनल, रिडक्शनल। अगर रिडक्शनल है तो 10 क्रोमोसोम थे, तो एक सेल में कितने क्रोमोसोम पहुंचे होंगे बच्चे, 5 क्रोमोसोम। हाँ ये तो समझ आता है, आपके पास 5 क्रोमोसोम पहुंचे होंगे। और डीएनए कंटेंट कितना होगा, 2C। हेलो, डीएनए कंटेंट कितना है, 2C। 2C मतलब कितना, 60 पिकोग्राम। हेलो, कितना है, 60 पिकोग्राम। अरे मेटाफेज में आपके पास क्रोमोसोम डबल मेटाफिजिक प्लेट पे थे, बिल्कुल थे। डबल मेटाफिजिक प्लेट पे अगर क्रोमोसोम थे, जब वो सेग्रीगेट हुए होंगे जाके, तो आपको नहीं लगता ये क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड्स वाला सेग्रीगेट हुआ होगा? हाँ जी बिल्कुल हुआ होगा, दो क्रोमोसोम वाला सेग्रीगेट। और अगर दो क्रोमोसोम वाला सेग्रीगेट हुआ होगा, तो टीलोफेज में जो आपके पास प्लॉइडी आएगी वो 5 क्रोमोसोम की आएगी, बिल्कुल आएगी। और 2C कंटेंट डीएनए 60 पिकोग्राम। अच्छा, अब ये तो होगी टीलोफेज वन की बात। अब इस सेल की कराइए आप क्या, साइटोकाइनेसिस। हाँ जी हाँ, साइटोकाइनेसिस तो करानी पड़ेगी ना भाई, हाँ जी। अब जैसे ही मैं साइटोकाइनेसिस कराऊंगा, तो मेरे पास 2 सेल बनेंगी, हाँ बिल्कुल बनेंगी। ये बन गई आपके पास कितनी सेल, 2 सेल। अब ये जो 2 सेल्स बनी हैं, क्या वो भी आपके पास 2C कंटेंट डीएनए रखी होंगी? हाँ जी। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा, n, वही मतलब 5 क्रोमोसोम, 2C कंटेंट डीएनए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 5, n। अब ध्यान से सुनो, एक बार असर्शन रीजन क्या आया कि मियोसिस वन कराने के बाद हमें मियोसिस टू कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अरे इसलिए पड़ी क्योंकि क्या अभी आपके पास प्लॉइडी n और C वाली आई है, क्या अभी आपके पास हेप्लॉइड सेल आई है, या फिर ऐसा मैं कहूँ क्या क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटेड वाले आपके पास आए हैं, नहीं आए हैं। इसलिए अपन इसमें आपके साइटोकाइनेसिस कराने के बाद क्या कराएंगे, सबसे पहले इंटरकाइनेसिस। अच्छा, क्या आप लोग जानते हैं इंटरकाइनेसिस में कौन डबल होता है? क्या डीएनए डबल होता है? नहीं, सिर्फ कौन डबल होते थे बच्चे, सेंट्रियोल। और ये तो आप जानते हो ना इंटरकाइनेसिस। अच्छा, एक और बात मैं तुमसे पूछता हूँ कि अपन जैसे ही टीलोफेज वन पे आए, जरा एनसीईआरटी में आओ लास्ट में। हेलो, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस वाला पार्ट, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, पता नीट में पूछी गई है। आप ध्यान सुनना, वो लिखती क्या है एनसीईआरटी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में
कि मियोसिस जो होता है वो कंजर्व करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हाँ जी बिल्कुल करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंजर्व स्पीशीज़ में, जनरेशन बाय जनरेशन। कैसे करता है? अरे वो तो भाई तुम्हें पता है ना, अपन लोग मेल हो या फिर फीमेल हो, पहले अपन लोग क्या कराते थे, यहाँ पे आप लोग मियोसिस कराओगे जिससे क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पर्म और ओवम, और फिर ये फर्टिलाइज हो जाएंगे जिससे क्या बन जाएगा, एक डिप्लॉइड जाइगोट। तो एनसीडी कहती क्या है, मियोसिस कंजर्व करती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पीशीज जनरेशन बाय जनरेशन, इवन तो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली। एनसीडी लिखती है ना पर से पैराडॉक्सिकली, अरे इसका मतलब है अपोजिट लगने वाली बात। हेलो, जो बातें अपोजिट लगती हैं इसका मतलब अगर चाहो तो लिख लो कैसे अपोजिट लगती है। अरे भाई साहब, पहले आपने क्रोमोसोम आधे करे, हाँ जी, और फिर उसके बाद आपने जाइगोट डिप्लॉइड बना दिया। अरे उसका रीजन ये है, डिप्लॉइड बनाना क्यों है, क्योंकि जनरेशन बाय जनरेशन अपन को नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रखने हैं बच्चे, कंजर्व। अच्छा, तो पर से पैराडॉक्सिकली का मतलब क्या है, अपोजिट लगने वाली बातें। हेलो, और एक और यार मैं टीलोफेज 1 पे आया हूँ तो मेरे एक लाइन और याद आ रही है कि टीलोफेज 1 पे एनसीईआरटी कहती है कि आप देखना एनसीईआरटी में, ऑल्दो इन मेनी केसेस क्रोमोसोम अंडरगो सम डिस्पर्जन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी कभी कंफ्यूज कर देती है। क्या होता है इसका मतलब, डिस्पर्जन का मतलब। एनसीईआरटी लिखती है ना, आप ढूंढो तो सही एनसीईआरटी में कि इन सम के मतलब इन मेनी केसेस जो क्रोमोसोम है वो अंडरगो करता है कुछ डिस्पर्जन। अच्छा, डिस्पर्जन मतलब तुम ऐसे समझो, डिस्पर्जन मतलब डीकंडेंसेशन। हेलो, डिस्पर्जन मतलब क्या होता है बच्चे, डीकंडेंसेशन। मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखो आप स्टार्टिंग में सबसे पहले इंटरफेज आएगा या फिर कोई और, बिल्कुल इंटरफेज आएगा। अगर इंटरफेज आ रहा है तो आपके पास ये पूरा क्या है, डीएनए। डीएनए किस फॉर्म में है, क्रोमेटिन मटेरियल। किस फॉर्म में है, वही क्रोमेटिन, जैसे अपन क्रोमेटिन मटेरियल भी कह देते हैं, फिर क्रोमेटिन फाइबर भी कह देते हैं। हाँ जी, अब क्रोमेटिन फाइबर आपके पास इतना बड़ा था इंटरफेज में। हाँ, जैसे ही इंटरफेज खत्म हुआ होगा, एम फेज लगा होगा, उसमें पहला फेज आया होगा प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या आपने क्रोमोसोम को कंडेंस कर, मतलब क्रोमेटिन को कंडेंस करके क्रोमोसोम बना दिया। हाईली कंडेंस किस में बना दोगे, मेटाफेज में। हाँ जी बिल्कुल बना देंगे मेटाफेज 1 में। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि जैसे ही आपने प्रोफेज 1 खत्म किया, हाँ जी, और आप लोग किस फेज में आ गए, टीलोफेज 1। किस फेज में आ गए बच्चे, टीलोफेज 1। अब हुआ क्या, जैसे ही आप टीलोफेज 1 में आए तो क्रोमोसोम को क्या डीकंडेंस होना था। हाँ जी बिल्कुल होना था। डीकंडेंस क्यों होना था, अरे वापस फिर से तैयारी करने के लिए उसे डीकंडेंस होना था। लेकिन एनसीडी क्या लिखती है कि इन मेनी केसेस सेल अंडरगो सम डीकंडेंसेशन। डीकंडेंसेशन मतलब क्या, सम डिस्पर्जन। अच्छा, थोड़ा सा ही वो खुल पाती है। मतलब आपके पास ये था इंटरफेज वाला क्रोमेटिन हाईली खुल गया, लेकिन ये पूरा नहीं खुला, इसलिए एनसीडी ने क्या बोला कि कुछ डिस्पर्जन करता है। अच्छा, और क्योंकि जैसी क्यों करना है कुछ डिस्पर्जन, अरे जैसी टीलोफेज 1 वैसी बहुत कम टाइम का है। टीलोफेज 1 डीकंडेंस होता है थोड़ा बहुत, फिर उसे क्या करा दिया जाता है, कंडेंस क्रोमेटिन को। क्यों, क्योंकि आगे कौन तैयार है प्रो इंटरकाइनेसिस के बाद, प्रोफेज 2। हेलो, ये दो लाइनें याद आ गई इसलिए बता दी। अब आओ वापस ये टॉपिक। तो यहाँ पे अपन थे, हाँ, इंटरकाइनेसिस की बात हो गई थी। इंटरकाइनेसिस में अपन सेंट्रल को डबल कर दिया था, और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ जी, अब साइटोकाइनेसिस कराने के बाद मुझे 2 सेल्स मिल गई थी। हाँ, इनको और क्या कह सकते हैं, डायड ऑफ सेल्स अगर कहना चाहे कोई। हाँ, इन्हें और क्या कह देंगे बच्चे, डायड ऑफ सेल। एनसीईआरटी के अगर फॉलो करें। अच्छा, फॉलो एनसीईआरटी को ही करना है, ठीक। अब ध्यान सुनना, इंटरकाइनेसिस के बाद होगा क्या, मैं फिर से वही सेल बना रहा हूँ आपके पास। हैप्लॉइड कंटेंट डीएनए है, मतलब वही 2C और N, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो चुके हैं। 2C मतलब कितना लिखा है मैंने, 60 पिकोग्राम, और N मतलब कितने हैं, वही 5 क्रोमोसोम। ऐसी आपके पास डिट्टो 2 सेल्स बनी होंगी। हाँ बिल्कुल बनी होंगी। लो भैया 2 सेल बना दे रहे, नहीं तो तुम बोलोगे एक सेल ही बताई है आपने। चलो, ये आपके पास 2 सेल तैयार हैं। अब इन 2 सेल्स के अंदर आप लोग क्या प्रोसेस कराने वाले हो, प्रोफेज 2। हाँ जी बिल्कुल कराएंगे। तो पहली स्टेप का नाम क्या हो गया, प्रोफेज 2। अब जैसे ही आपने प्रोफेज 2 कराया, होगा क्या, वही 2C 60 पिकोग्राम डीएनए, और हाँ मियोसिस 2 करा रहे हैं। मियोसिस 2 में पहली स्टेप क्या है, प्रोफेज 2। मियोसिस 2 किसकी रेप्लिका होती है बेटे, जस्ट किसकी, वही माइटोसिस की। हाँ जी, और आपके पास N 5 क्रोमोसोम आ चुके हैं। प्रोफेज 2 के बाद कौन आएगा अगला फेज, मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 यहाँ पे सिंगल मेटाफिजिक प्लेट बनेगी या फिर डबल, बिल्कुल सिंगल मेटाफिजिक प्लेट बनेगी। 2C 60 पिकोग्राम डीएनए, और आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 5। हाँ बिल्कुल है। अब बात आती है एनाफेज 2 की, और मैंने बोला है मियोसिस 2 किसकी रेप्लिका होती है बेटे, जस्ट माइटोसिस की। हो तो कर दो, क्या दिक्कत है, 2C 60 पिकोग्राम डीएनए। हाँ, और एनसीईआरटी कहती थी कुछ समय के लिए माइटोसिस वाले एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते थे, बढ़ जाते थे, तो बढ़ा दो। 5 थे, अब कितने हो गए, 10 क्रोमोसोम। 2N = 10 क्रोमोसोम। फिर लास्ट आपके पास कौन आएगा, फिर से टीलोफेज 2। अब जैसे ही टीलोफेज 2 आएगा तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ टीलोफेज 2। ये आपके पास टीलोफेज 2। अब टीलोफेज 2 में होगा क्या, एक सेल है, हाँ जी, उसमें आपके पास वही फिर से 2 न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और हर एक के अंदर C मतलब कितना, 30 पिकोग्राम डीएनए, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, हैप्लॉइड मतलब कितने, 5 क्रोमोसोम, क्योंकि अपन स्टार्टिंग 10 से करी थी। हेलो, ये मत सोचना ये कहाँ से आ गए। हाँ,
अब ये तो आपने एक सेल बनाई और डिट्टो एक सेल यहाँ पे भी चल रहा होगा, सेम सेम पूरा प्रोसीजर सेम चल रहा होगा, फिर से नहीं लिख रहा मैं, हाँ टेलोफेज सेकंड में ये सेम चीज़ दूसरी सेल में भी बन रही है, तो लोग बना देते हैं। चलो ये दो सेल्स हो गई। अब इन दो सेल्स के अंदर अपन को क्या कराना है भाई, साइटोकाइनेसिस करा दीजिए। आखिरी स्टेप क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस। जैसी साइटोकाइनेसिस कराओगे तो इससे बनेंगी दो सेल और इससे भी बनेंगी दो सेल, तो टोटल आपके पास कितनी बन जाएंगी भाई साहब, चार सेल। और ये चारों की चारों सेल क्या आइडेंटिकल होंगी या नॉन आइडेंटिकल, अरे मियोसिस करा रहे हो तो कैसी होंगी, नॉन आइडेंटिकल, क्रॉसिंग ओवर के बाद बनी है, हैप्लॉइड हैं, हाँ जी। और आपके पास क्रोमोसोम क्या है, हाँ आधे हो गए हैं। अब यहाँ पे एक और एनसीईआरटी लाइन क्या लिखती है कि पहले मियोसिस क्या करती है, कंजर्व करती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जनरेशन बाय जनरेशन। आपने मियोसिस कराई, हैप्लॉइड गैमेट्स बनाए, अब मान लीजिए अगर ये स्पर्म है तो ऐसे ही आपके पास क्या बना होगा, ओवम, वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड मिलकर फिर से क्या बना देंगे बच्चे, जाइगोट। कंजर्व कराया नंबर ऑफ क्रोमोसोम जनरेशन बाय जनरेशन और स्पीशीज को मेंटेन करके रखा। चलो अब तुम्हें याद क्या रखना था, ये तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, खैर आपको याद क्या रखना है, ये टेबल। तो आप साथ में एक बार ये इसको फिर से बना लीजिएगा और फिर मैं माइटोसिस की भी लेके आता हूँ। चल थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।